गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ये 11th एंट्रेंस के बैच में फिज़िक्स का जो हम लोगों ने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये तीसरा लेक्चर है। और फोर्स का जो पार्ट है, जो लॉज ऑफ मोशन का, उसमें काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। तो मैंने जैसा बताया था आपको, डिटेल में चीज़ों को हम रखेंगे, डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हम ना जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे हम उसे सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उनको समझाया। उनके एप्लीकेशन लेने बाकी, जाहिर सी होता है कि थर्ड लॉ भी समझा दिया, सेकेंड लॉ भी समझा दिया, लेकिन एप्लीकेशन लेने बाकी हैं। अभी हमने लिए भी हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें लीनियर मोमेंटम में चेंज के कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें थर्ड लेक्चर में। प्लीज टेक डाउन एवरीबॉडी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल को हम लोग समझाते हैं, प्लीज नोट डाउन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन के जो लॉज होते हैं फिजिक्स में, बहुत सारे कंजर्वेशन के लॉज होते हैं। मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, समझ गए। और भी पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरी पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं बता सकता हूँ आपको। तो हमको किस तरीके से इसमें स्टेटमेंट देना है, और स्टेटमेंट देने से पहले बैकग्राउंड क्या है इसका, बेसिक ये कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो चूंकि हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसी का एप्लीकेशन माना जाएगा यहाँ पे। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की हमने ये डेफिनेशन दी हुई है मोमेंटम के फॉर्म में। एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो और एक्सटर्नल फोर्स आपको बताया था मैंने, एक्सटर्नल और इंटरनल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस शो किया जाता है, इंटरनल फोर्सेस में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम कह दें कि एफ एक्सटर्नल 0 है अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा पी 0 है। इफ एफ एक्सटर्नल 0, डेल्टा पी 0, है ना। और डेल्टा पी 0 का मतलब क्या हुआ? चेंज 0। जब किसी क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं पी इज कांस्टेंट। बस यही डेफिनेशन है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो डेल्टा पी 0 होगा। डेल्टा पी 0 का मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो आपके पास डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए इसे। जिनके पास नहीं हो नोट कर ले, जिनके पास है वो ऑलरेडी जस्ट कंफर्म कर लें। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, है ना। सब फोर्सेस जो भी लग रहे हैं, हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स लग ही ना रहा हो, ये लग रहा हो तो कैंसिल हो जा रहा हो, बैलेंस हो जा रहा हो, खत्म हो जाए, तो उसको नहीं बोलेंगे। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम हो, चाहे एक पार्टिकल हो, चाहे उस सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम वर्ड जरूरी नहीं कि 2 ही हो, सिंगल भी हो सकता है। सिंगल अगर है तो भी उसका मोमेंटम कंसिडर रहेगा, और सिस्टम है तो थोड़ा सा ध्यान से बोलना पड़ेगा। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो कंजर्व्ड वर्ड है ना, यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रखना। द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व्ड। अब यहाँ पे एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, बताना जरूरी है, और इसको एप्लीकेशन हम इसको यूज करेंगे, वो ये है कि जैसे अगर हमने खास उससे अगर हमने सिस्टम ले लिया, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 or more particles, है ना, 2 या 2 ज्यादा पार्टिकल, 2 ही लेके चलते हैं, बोलने के लिए मैंने 2 से ज्यादा बोल दिया है। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 or more particles, ठीक है। और अगर इस सिस्टम को देखा जाए और ये कहा जाए कि भाई इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में, इनके बीच में कोई फोर्स हो जो इन दोनों के लिए अदरवाइज क्या कहा जाता है, अगर मैं इसको सिस्टम कंसीडर करूं तो उसको क्या कहता है? इंटरनल फोर्स। लेकिन ये इंटरनल होता है, दोनों को तो मैं सिस्टम मानूंगा, लेकिन एक एक के लिए अगर चाहे 1 लूं चाहे मैं 2 लूं, तो ये फोर्स उसके लिए एक्सटर्नल होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है इसमें?
जो इंटरनल फोर्स है, द इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द लीनियर मोमेंटा ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी, जो कि दो हैं, दो या तीन है, तो उन्होंने मोमेंटा वर्ड लगा दिया, प्लूरल वर्ड लगा दिया। द इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज या मे चेंज, अगर हो सकता है इंटरनल फोर्सेस ना हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ज्यादा चांस है कि इंटरनल फोर्सेस होंगे जो बॉडीज एक दूसरे पर लगा सकती हैं। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा, इस सिस्टम में आपस में लग रहा है, इन दोनों के बीच में लग रहा है। तो इफ ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 or more पार्टिकल्स और एक्सटर्नल फोर्स 0 है लेकिन देयर आर इंटरनल फोर्सेस, तो वो इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगे? द इंटरनल फोर्सेस विल चेंज या कैन चेंज द लीनियर मोमेंटा ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज, बट the linear momentum of the system will be constant, क्योंकि external force system पे 0 है। बात समझ में आ गई? 2 पार्टिकल सिस्टम है या 3 पार्टिकल सिस्टम है, उनमें इंटरनल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट होगा, वो पूरे सिस्टम के लिए फोर्स इंटरनल है, लेकिन हर एक के लिए वो है ना अलग से वो उसके मोमेंटम को चेंज करेगा। लेकिन चूंकि पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसको हम अगर इस तरीके से प्रेजेंट कर दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 पार्टिकल सिस्टम है, ये 2 पार्टिकल सिस्टम है और मोमेंटम शो करना है, तो मान लो इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, ये वेलोसिटी साइन के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ शो की जाएगी। अभी हमने सबको एक ही डायरेक्शन में लिया आसानी के लिए, कोई अपोजिट होगा, कोई एंगल पे होगा तो फिर वो वेक्टर के साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास एक पार्टिकल m1 मास का, उसकी मान लो कि इस वक्त वेलोसिटी u1 है, और दूसरा पार्टिकल m2 मास का और इसकी वेलोसिटी इस वक्त u2 है। इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक काम करेगा जो दोनों पे इक्वल अपोजिट काम करेगा, और इस सिस्टम के लिए वो इंटरनल होगा, और ये इंटरनल फोर्सेस क्या करेंगे? इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेंगे। तो इसी वजह से मान लो कि ये 1 है और ये 2 है, तो 2 वाले ने 1 पे फोर्स लगाया, 1 वाले ने 2 पे लगाया, तो जो इनके ये टाइम दे दी हमने भी, ये फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक इनिशियल कंडीशन है और एक ये फाइनल सिचुएशन हो गई। तो इसकी वेलोसिटी जो अभी इस वक्त u1 है, थोड़ी देर के बाद क्या हो गई? v1 हो गई। इसकी वेलोसिटी जो अभी u2 है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v2 हो गई। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? दोनों का सम कर देंगे, मोमेंटम सिस्टम का मतलब दोनों का सम कर देंगे, तो ये वेक्टर सम की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? m1 u1 प्लस m2 u2 वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, डायरेक्शन के साथ रखेंगे। अगर 1 डायमेंशनल सिचुएशन है तो भी अगर एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे। ये बात आपको समझाई मैंने पहले भी। ये हो गया इनिशियल मामला, और ये है हमारा फाइनल, है ना। आप इनका आपस में इंटरनल फोर्स ने काम किया और वेलोसिटी को चेंज करके u1 से v1 कर दिया, u2 को v2 कर दिया। बट फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम m1 v1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2, m1 v1 प्लस m2 v2। चूंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है तो क्या होगा? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? दैट इज देयर। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? दैट इज देयर, ठीक है ना। और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम फॉर द सिस्टम। इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम चेंज हुए हैं, u1 से v1 हो गया है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस, समझ गया ना, इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे हमारे लेवल पर, और हमको बाय नेम बोल के करेंगे और नाम नहीं भी मेंशन करेंगे तो भी हम क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि इसमें वही एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, और इंटरनल फोर्सेस इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। तो पहला जो इलस्ट्रेशन मैं ले रहा हूं, नाम लिख के बोलना, हो सकता है इस तरीके से नाम लिख के क्वेश्चन आ जाए। ब्रेकिंग ऑफ एक्सप्लोजिव बॉडी, एक्सप्लोजिव बॉडी शेल बोलते हैं। एक्सप्लोजन हो जाए, है ना, कोई बॉडी है वो एक्सप्लोड हो गई और ब्रेक हो गई बहुत सारे पार्ट्स में, 2, 4, 10, 20 में, ठीक है ना। बॉम्ब टाइप का कोई मटेरियल है, शेल भी उसको बोलते हैं, शेल, समझ गए। तो वो कोई भी वर्ड इस्तेमाल करें, डजंट मैटर। तो यहाँ पे 10-20 पार्ट में डिवाइड तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लेवल पर 2 में 3 में ज्यादा हो सकता है, तो हम तो पहले 2 का ही करेंगे। तो ये जो क्या करेगा, इट विल स्प्लिट, अपने आप टूट जाएगा, अपने आप। उसके इंटरनल में कुछ जो है केमिकल प्रोसेस हुआ, है ना, एक्सटर्नली हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो हम मानेंगे कि सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। तो यहाँ पे जो पहला केस होता है, आमतौर से हम मान के चलते हैं कि जो बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पे है। अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो व्हाट इज इट्स इनिशियल मोमेंटम?
क्या हो गया 0, इनिशियल मोमेंटम 0, अब 0 बराबर फाइनल मोमेंटम, 0 बराबर फाइनल मोमेंटम। तो अब शेल एट रेस्ट, शेल वर्ड इस्तेमाल किया गया एक्सप्लोजिव बॉडी के लिए। A shell at rest explodes into two pieces of mass 2 kg and 3 kg, है ना। ये सीरियस बात है कि एक्चुअली उस शेल का देखा जाए तो मास कितना था, शेल ऑफ मास 5 kg होना चाहिए था, क्योंकि और पीसेस के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम सीधे मानेंगे कि 5 kg का था। तो यहाँ पे करेक्शन हो सकता है क्वेश्चन में। A shell of mass 5 kg at rest, है ना, रखा हुआ है ना, मूव कर रहा होगा तो कंडीशन बदल जाएगी, फिर इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। A shell of mass 5 kg at rest explodes into two pieces of mass 2 kg and 3 kg, ठीक है। If the smaller mass, यानी 2 kg वाला, if the smaller mass क्या करता है, moves with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड, किधर मूव किया, किधर मान लो, राइट वर्ड मान लो, तो ये मूव करता है 6 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बिगर पार्ट, ऑफ कोर्स बिगर पार्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी 6 है, तो दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात है, विल जस्ट गो बाई, ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो आपका पी आई बराबर क्या आ गया 0। अब ये इंटरनली कोई मैकेनिज्म काम किया और जिससे ये क्या कर गया, ब्रेक कर गया, ब्रेक करके दो पार्ट में हो गया। सपोज कर लो ये 2 kg वाला है, ये चल रहा है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से, और ये 3 kg वाला है, किधर जाएगा नहीं मालूम, इसको भी अपनी तरफ से मान लो राइट वर्ड जा रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, v से। तो व्हाट इज माय फाइनल मोमेंटम, मेरा फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, दोनों का सम, इसका कितना आएगा m1 v1, दैट इज, समझ गए, 12 प्लस m2 v2, दैट इज 3v, एंड फाइनल मोमेंटम शुड इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज 0, तो इसको क्या कर दिया जाएगा 0। बोलो भाई, व्हाट इज v बराबर हियर, v बराबर क्या आ गया यहाँ से, चूंकि हमने दोनों को राइट माना है इसलिए हमने दोनों को प्लस लिखा, हमने राइट माना है, लेकिन सॉल्व करने के बाद क्या आ गया यहाँ से, सॉल्व करने के बाद आ गया यहाँ से -4 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो कर रहा है कि हमने राइट माना लेकिन माइनस आ गया, इसका मतलब वो लेफ्ट जाएगा। तो अगर छोटा वाला राइट जाएगा तो बिगर वन लेफ्ट जाएगा, और आपका जवाब मैग्नीट्यूड में होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन में तो बोलेंगे, मान लो कि ये वाला जाता है ईस्ट की तरफ तो दूसरा वाला जाएगा वेस्ट की तरफ, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करो, एक जाएगा राइट की तरफ तो दूसरा जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो ऑटोमेटिकली वन अंडरस्टूड है। ये हो गया आपका एक छोटा सा क्वेश्चन, और इसमें हम लोग आगे और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें गन बुलेट सिस्टम का क्वेश्चन है, और भी कोलिजन के क्वेश्चन है, कोलिजन में सारा यही एस्पेक्ट यूज होगा, तो हमें 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोर्ड साफ करके। So let us take the next situation based on conservation of linear momentum that I told you, gun bullet system, gun bullet system। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, फ्रेम होता है रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल ऑफ द गन का मतलब समझते हैं ना, हाँ, जैसे हम बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा, है ना, जैसे हम बुलेट को फायर करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ में भी मैंने ये समझाया था आपको कि जाहिर सी बात है कि गन बुलेट पे फोर्स लगा रही तभी उसको एक वेलोसिटी दे पा रही होगी, और जब गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी तो जाहिर सी बात है एक्शन रिएक्शन के हिसाब से जो बुलेट है वो भी गन पे फोर्स लगाएगी। तो अगर मोमेंटम के टर्म से बात करेंगे तो अगर बुलेट को एक वेलोसिटी मिलती है, अच्छा चूंकि हम मान लिया जाए कि गन और बुलेट, गन जो बुलेट पे फोर्स लगाएगी वो गन बुलेट के लिए इंटरनल मान लिया जाए, है ना, यहाँ पे किसी मैन के प्रेजेंस की बात छोड़ दो, मान लो कि इट इज ऑटोमेटिक गन है, मान लो, है ना, और समहाउ जो है गन ने ऑटोमेटिकली बुलेट को फायर किया, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो अगर ये मान लिया जाए कि इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे था, तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा 0। उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम में बुलेट को मिलेगा m1 v1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पहले ही सोच लूं कि भाई बुलेट को अगर फायर किया जाएगा तो गन पीछे जाएगी, तो मैं बुलेट के लिए लिखूंगा +m1 v1, तो ऑटोमेटिकली गन के लिए लिखूंगा -m2 v2,
ठीक है, और दैट इज माय फाइनल मोमेंटम। और चूंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं किया तो फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, तो दैट विल इक्वल टू 0। फाइनल बराबर इनिशियल, फाइनल बराबर इनिशियल। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे m1v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली यहां से आ जाएगा m1v1 बराबर m2v2। तो एक को अगर राइट वर्ड मिलेगा तो दूसरे को लेफ्ट वर्ड मिलेगा, फिर वो माइनस साइन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि लेफ्ट जाएगा। अगर हमने माना होता कि राइट जाता कि राइट ही जाएगा गन भी, तो सॉल्व करने के बाद माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्या शो करता है कि आपने जो डायरेक्शन मानी उसके अपोजिट। तो ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जस्ट एक स्मॉल न्यूमेरिकल, गन ऑफ मास 4 kg, डेफिनेटली हम मानेंगे कि जो है यहाँ पे कोई मैन नहीं है, जमीन पे खड़ा है, कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम माना जाएगा। गन ऑफ मास 4 kg, फायर ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम। तो इनिशियली सिस्टम क्या रहा होगा, रेस्ट पे होगा। ऐसा तो नहीं किसी ने कहा कोई गन दौड़ रही थी या कोई उसको मशीन गन को जो है दौड़ा रहा था या कोई व्हीकल पे रख दिया हमने, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो वो रेस्ट पे माना जाएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा, 0। A gun of mass 4 kg fires a bullet of mass 100 gram with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। किसकी वेलोसिटी है ये, डेफिनेटली ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। तो बुलेट का मास कितना है, 100 ग्राम, गन का मास दिया है 4 kg, है ना, ध्यान रखेंगे यूनिट का, और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। फाइंड द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। इनिशियल से कोई मतलब नहीं, रिकॉइल ही बताना है ना। बाद में उसे कोई रोके फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी बदल जाए, अलग बात है। इनिशियल हम मानेंगे कि कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। तो क्या रहेगा, डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे m1v1 बराबर m2v2। बुलेट को मिलेगा राइट वर्ड तो ऑटोमेटिकली गन को मिलेगा लेफ्ट वर्ड, फिर वो माइनस साइन पहले हमने रख दिया तो बाद में नहीं आएगा, हमने पहले रख दिया तो बाद में नहीं आएगा, हमने नहीं रखा तो बाद में आता। समझ गए बात को। तो क्या लिखा जाएगा इसको, m1v1 गन के लिए m1v1 सॉरी बुलेट के लिए m1v1 और गन के लिए m2v2। तो यहाँ पे व्हाट इज m1, 100 ग्राम, दैट इज 0.1 मीटर पर सॉरी 0.1 किलोग्राम। v1 कितनी वेलोसिटी से फायर किया गया बुलेट, 40 मीटर पर सेकंड। यूनिट का ध्यान रखा हमने, 100 किलोग्राम में रख दिया 40। m2 दिया हुआ है 4 into v2। तो व्हाट इज v2 बराबर फ्रॉम हियर, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या हो गया, यहां से ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 1 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। नोट डाउन, बहुत इजी हो जाएगा। अगर सिस्टम पहले से रेस्ट में है, दो ही पार्ट की सिस्टम है, तो बहुत आसानी से अगर एक राइट जाएगा तो लेफ्ट जाएगा, एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, क्योंकि नेट को तो 0 होना है, और 0 तभी होगा जब चीजें कैंसिल होंगी, एक राइट वर्ड एक लेफ्ट वर्ड कैंसिल होंगे। तो हमने एक को प्लस लिखा, ऑटोमेटिकली दूसरे को माइनस लिखा, और दोनों का सम किया, और वो फाइनल मोमेंटम इनिशियल के बराबर। नोट डाउन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बहुत सारे एप्लीकेशन पॉसिबल हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेंगे। एक टाइप की प्रॉब्लम जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। कोलिजन का ये डिस्कशन बहुत डिटेल में किया जा सकता है। अभी बरवक्त हम लोग सिर्फ जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कोलिजन आप पढ़ेंगे, या आपने नाम सुना होगा इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, और इलास्टिक एक ही वर्ड है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडीज स्टिक हो जाती हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। तो वो टाइप ऑफ कोलिजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताना है कि कोलिजन के दौरान दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो जब कोलिजन होगा तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे फोर्स लगाएंगी, और वो सिस्टम के लिए क्या होगा, इंटरनल, और सिस्टम के लिए वो इंटरनल होगा तो इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा। लेकिन चूंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं काम कर रहा है, जो कि मानेंगे, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो ये जो सिचुएशन मैंने डिस्कस की थी मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, ये एग्जैक्टली कोलिजन की सिचुएशन को ही समझा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने। तो इनिशियली दो बॉडीज हैं, मासेस m1 m2, इनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 u2। मैंने कहा था कि ये साइन के साथ रखे जाएंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही लाइन पर है, लेकिन एक राइट है एक लेफ्ट है, तो एक को अगर प्लस लिखेंगे दूसरे को माइनस। यहाँ पे हमने दोनों को सेम डायरेक्शन माना था, इसलिए दोनों को प्लस लिखा है। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटीज को भी हम देखेंगे कि वो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट। टेक डाउन द क्वेश्चन। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg, है ना। ये हो गया आपका, ये हो गया 2 kg और ये हो गया 3 kg।
two bodies A and B of mass 2 kg and 3 kg moving with velocities of 10 meter per second and 5 meter per second in opposite direction. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इस 10 को प्लस कहोगे तो फिर इस 5 को क्या कहना पड़ेगा, हमें माइनस कहना पड़ेगा. यस, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर ये बॉडी है कितने की, 2 kg की, अगर ये मूव कर रही है कितनी वेलोसिटीज की है, u1 बराबर 10, तो ये दूसरी बॉडी है जिसका मास 3 kg है, ये बेसिकली मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ऑटोमेटिकली हम जब रखेंगे तो इसे माइनस लिखना पड़ेगा, भले यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर दिया. ये दोनों कोलाइड करेंगी और ये कोलिजन के बीच का टाइम है जिस दरमियान इनका कोलिजन होगा. और कोलिजन के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, है ना. ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की सिचुएशन है. तो दोनों स्टिक हो गए, कितने केजी का मास बन गया, वो 5 kg बन गया. दोनों स्टिक हो गई तो कितने केजी का मास बन गया, वो बॉडी का मास कितना हो गया, 5 kg. अब ये कितनी वेलोसिटी से फाइनली मूव करेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड बॉडी. तो लीनियर मोमेंटम के अंदर अप्लाई करते हैं. और इनिशियल आपके सामने देखिए, m1 राइट वर्ड को प्लस ले लिया तो m1 u1 कितना आ गया, 10 into 2 into 10 दैट इज 20. और इसको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपने इसको प्लस किया तो इसको माइनस, तो लिखा जाएगा माइनस कितना हो गया, m1 m2 u2 दैट इज 15. ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. फाइनल क्या होगा, फाइनल में 5v mv दोनों मिलके एक बन गए. बस हमने इसको अपनी तरफ से राइट वर्ड माना है प्लस. सॉल्व करने के बाद नेगेटिव भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहां से खैर सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, दैट इज 20 minus 15 5 दैट इज 1. पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव का मतलब कि एक्चुअली फाइनली वो किधर मूव करेगी, राइट वर्ड ही मूव करेगी. लेफ्ट वर्ड भी मूव कर सकती थी, लेकिन जैसा न्यूमेरिकल आया साइन के साथ हमको उससे अंदाजा लग गया कि वो राइट वर्ड ही जाएगी. तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और अब आप और प्रैक्टिस करिए, आपके लेवल पे जो चीज़ है रिक्वायर्ड वो मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें आगे और पीछे जाने की गुंजाइश रहेगी कि थोड़ा पे आगे बढ़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. आपके पास प्रैक्टिसिंग मटेरियल होना चाहिए, तो जल्दी से नोट करो. देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक. और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू मोमेंटम है, और वो टॉपिक है इम्पल्स. तो विल गो फॉर इम्पल्स, चलिए इसे नोट कर लीजिए. So let us take the next parameter, that is impulse. तो impulse जो है it is related to force, it is related to momentum. Let us see किस तरीके से इसकी डेफिनेशन है. तो टेक डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. यहाँ पे दो वर्ड हम डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, एक है इम्पल्स और दूसरा वर्ड है इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है, इम्पल्सिव वर्ड हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर कोई बात कहते हैं तो उसको इम्पल्सिव होना कहते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा फोर्स होगा एक्चुअली दैट विल बी ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड का होगा. और इम्पल्सिव वर्ड एक सडन होता है, सडनली हम कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं तो उसको इम्पल्सिव डिसीजन कहते हैं. तो इट विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड दैट विल एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम. बहुत कम टाइम में कोई चीज़ अगर हम होती है तो उसको हम लोग इम्पल्सिव बोलते हैं. तो इम्पल्स एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और फोर्स तो खैर फोर्स ही है. जैसे नॉर्मली एक जेंटल फोर्स होता है, हम किसी को हल्के से पुश करें वो हल्का हुआ, लेकिन किसी को हम हिट कर दें, बॉल को हिट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो इम्पल्सिव फोर्स लगाया जाता है, लग रहा है उस वक्त. तो टेक डाउन द डेफिनेशन. इम्पल्सिव वर्ड समझ में आ गया आपको. यस, इम्पल्सिव फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम. तो वी विल से दैट इम्पल्सिव फोर्स काम किया. When a large amount of force acts on a body for a short time interval, है ना, फोर्स हो गया इम्पल्सिव. अब हम डिफाइन करेंगे, we define impulse as product of force and the time interval. समझ गए ना, फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है वही है हमारा इम्पल्स. ठीक है, इसमें कंडीशन है कि लार्ज अमाउंट का फोर्स लगेगा शॉर्ट टाइम के लिए, तो एक इम्पल्स वाली फीलिंग आएगी. अगर वो लार्ज अमाउंट का फोर्स नहीं है, फाइनाइट अमाउंट का ही फोर्स है और
शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, फाइनाइट टाइम के लिए, तो भी इम्पल्स एज ए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होगी, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, है ना। लेकिन जो फीलिंग वाली बात है वो यहाँ पे जरूर से है कि इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स उस सिचुएशन में डेवलप होगा तो हमें सही उसका जो फिजिकल सेंस है वो समझ में आएगा। आई इज अ सिंबल, वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होगी, सो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। यूनिट न्यूटन सेकेंड, ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड एसआई सिस्टम में। अब हम इसको रिलेट करते हैं किससे, मोमेंटम से कैसे रिलेट करेंगे, तो मोमेंटम से रिलेट करने के लिए वापस हम लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की डेफिनेशन, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ जाएगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, व्हाट इज एफ डेल्टा टी, इंपल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इंपल्स बराबर क्या आ गया एक्चुअली डेल्टा पी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको सीधा बोल सकते हैं कि इंपल्स बराबर हो गया डेल्टा पी को लिखना हो तो कभी भी क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, ये वेक्टर सबट्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वेक्टर सबट्रैक्शन हम सीखेंगे, हमने यूज किया हुआ ऑलरेडी, तो ये रिलेशन एक बन के आ जाता है इंपल्स बराबर डेल्टा पी, और इस रिलेशन को हम इस नाम से याद रखेंगे, इंपल्स मोमेंटम रिलेशन, कुछ लोग इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन भी कह सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत सिंपल है, इंपल्स का काम है मोमेंटम चेंज करना। जाहिर सी बात है कि बॉडी के पास कोई भी मोमेंटम है, आपने उसको अचानक से फोर्स मार दिया तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो इंपल्स इज डायरेक्टली इक्वल टू चेंज मोमेंटम। तो यहां से अगर छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो मोमेंटम या चेंज मोमेंटम तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो जो इंपल्स है और जो चेंज मोमेंटम है वो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी, एक जैसी, सेम नहीं कहेंगे, एक जैसी, दोनों की यूनिट भी सेम होगी, यस ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, कौन सी ऐसी क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम है ना, तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा यूनिट वाले चैप्टर से जाके। तो यहाँ पे इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इसको शब्दों में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंपल्स का काम है मोमेंटम चेंज करना, लिख लीजिए, और इंपल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू P2 माइनस P1, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए काम किया, उस बीच में उसने उसको मोमेंटम चेंज कर दिया, और मैंने आपको बता दिया कि अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं काम करता है, एक फाइनाइट टाइम के लिए काम कर रहा तो भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टाइम होना जरूरी, वो उसके फिजिकल सेंस को समझा रहा है जो इसमें जो इंपल्सिव वर्ड में हिडन है, अचानक से कोई चीज हम सडनली कोई चीज चेंज कर दें, तो अगर वो सडनली नहीं है, टाइम भी ले रहा 2 सेकंड 10 सेकंड का, तो भी हम डिफाइन कर लेंगे फोर्स इनटू डेल्टा टी, दैट विल गिव द इंपल्स, और इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे I बराबर है F इंटू डेल्टा टी, यहाँ पे एक अलग सा क्वेश्चन फ्रेम होगा, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स काम कर रहा है, वेरिएबल फोर्स भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, हम अभी अपनी तरफ से उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, समझा रहे हैं, वेरिएबल होगा तो भी वैलिड होगा। तो अगर मैं मान लीजिए कि मेरा फोर्स है जो एक कांस्टेंट फोर्स के फॉर्म में काम किया T1 से T2 तक, कहां से कहां काम किया, T1 से T2 तक, तो व्हाट द टाइम इंटरवल, दैट इज डेल्टा टी बराबर लिखाता है T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1। तो बताओ इस फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर का ये जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आ रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट तो ये फोर्स की वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डेल्टा टी, तो एरिया क्या आ गया, फोर्स इनटू डेल्टा टी, और फोर्स इनटू डेल्टा टी क्या हमने डिफाइन कर रखा है, इंपल्स, इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया अंडर, नोट कर लो, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इंपल्स, और इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो अभी भी कह सकते हो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, हमेशा ध्यान रखना P2 माइनस P1 डिफाइन करने में आपको फिर यहाँ पे साइन के साथ और वेक्टर सबट्रैक्शन जैसा करना होगा, तो अगर चीजें अलग अलग डायरेक्शन होंगी तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेक्टर सबट्रैक्शन का, नहीं तो अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कोई एक राइट वर्ड है कोई लेफ्ट वर्ड है तो एक को प्लस तो एक को माइनस, तो यहाँ माइनस साइन डेफिनेशन में ये ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इसको यूज किया हुआ, इसलिए इसको दोबारा उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ओके, तो इंपल्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, टेक डाउन, A
constant force acts on a body of mass 5 kg. कांस्टेंट बोल दिया, आसानी हमारे लिए. A constant force acts on a body of mass 5 kg for 2 seconds. 2 सेकंड बहुत स्मॉल टाइम नहीं, अच्छा खासा टाइम, फिर भी मैथमेटिकली वो डिफाइंड रहेगा F into delta t. इम्पल्स अगर डिफाइन करना हो, मास 5 kg for 2 सेकंड. फोर्स कितना नहीं मालूम, कांस्टेंट फोर्स बोला है. एंड इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 3 to 7. स्पीड चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो नहीं बोला, तो इसका मतलब कि हम डायरेक्शन सेम मानेंगे. तो स्पीड हो गई इनिशियल कितनी 3 और 3 से कितनी हो गई 7, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. ठीक है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जो फोर्स काम किया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेकंड पार्ट बाद में देखते हैं, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम इंपल्स मोमेंटम यूज करना चाहें तो जाहिर सी बात है कि मोमेंटम चेंज हो रहा दिख रहा है, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, लेकिन कितने टाइम के लिए काम किया है 2 सेकंड. तो I बराबर P2 माइनस P1 के पॉइंट ऑफ व्यू से I बराबर क्या लिखा जाएगा, F इंटू डेल्टा T बराबर P2 माइनस P1. F इंटू डेल्टा T कितना सेकंड के लिए काम किया, 2 सेकंड के लिए काम किया. P2 क्या लिखा जाएगा, M V2 माइनस V1. M कॉमन ले लिया ना, M V2 M V1 है. तो व्हाट इज माय V2? V2 है 7. जाहिर सी बात इसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में राइट वर्ड पे मैंने प्लस कर रखा है. तो P2 की जगह M V2. V2 कितना आएगा 7. माइनस साइन डेफिनेशन में है और इनिशियल मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में है, तो उसको सिंपली लिखा जाएगा 3, है ना. उसको -3 नहीं लिखा जाएगा, माइनस साइन वो डेफिनेशन का है, वो 3 + 3 लिखा गया है. और इस तरीके से m की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये बन जाएगा m कितना दिया हुआ है 5. तो ये हो गया f इंटू 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 - 3 4. तो ये आ गया f इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का फोर्स लगा, देख लीजिए बहुत सिंपल से आया है ना. अब हम सेकेंड पार्ट इसका देख सकते हैं. नाउ if the force was applied for 5 सेकंड, वही वाला फोर्स अगर 5 सेकंड के लिए लगे. अब हमको फोर्स पता चल चुका है, टाइम जो है जो पहले 2 सेकंड के लिए लगाया था, अब वो बोलेंगे 5 सेकंड के लिए लगाओ, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी. अब फाइनल वेलोसिटी को अननोन कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी तो वही ली जाएगी, है ना. फाइनल वेलोसिटी को अननोन किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही ली जाएगी. तो इसका मतलब होगा इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, इसका फर्स्ट पार्ट था, तो क्या लिखा जाएगा, फिर वही क्वेश्चन दोबारा यूज करेंगे, इसी क्वेश्चन को दोबारा यूज करेंगे. F इंटू डेल्टा टी. अब F पता है, F कितना आ गया 10, डेल्टा टी कितना इस बार 5 सेकेंड बराबर M कितना 5. क्या लिखा जाएगा V2 माइनस V1. V2 अननोन है, हमने उसको अपनी तरफ से प्लस साइन मान लिया है, वैसे भी डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली. माइनस साइन डेफिनेशन का और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 3, है ना. -3 नहीं है 3, माइनस साइन P2 माइनस P1 में माइनस साइन डेफिनेशन का है. ये आपका हो गया कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा V2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 है, ये जाके +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड. बहुत आसान सवाल है. इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और करना ही चाहिए, है ना. ये सब आपको बेसिक क्लैरिटी भी हो रही है टॉपिक की, टर्म्स की, और ये आपका आगे 11th में जाने का बैकग्राउंड भी बन रहा है, और आपका 11th एंट्रेंस के लिए भी कंटेंट आपका सारा इसमें आगे भी और पीछे जो है जाने की दोनों तरफ गुंजाइश रहेगी. आपका लेवल इससे ज़्यादा का नहीं है 11th एंट्रेंस में, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस में कहीं पे, तो आप उसे कर सकते हो, है ना. दिक्कत है तो बात भी कर सकते हैं. तो जल्दी से नोट करो, एंड देन वी फर्दर गो फॉर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ. हम बात करेंगे F = ma के और एप्लीकेशन लेंगे. तो अब हम लोग जो एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, ये बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ पे कह सकता हूँ मेनली, जो है जो हमारा फार्मूला है F = ma, इस फार्मूले के ऊपर हम एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है. और इस फार्मूले में आपको बताया गया था जो F है वो कौन सा होता है, ये होता है बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स, और ये बेसिकली होता है रिजल्टेंट फोर्स. तो अगर बॉडी पे कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो हम उनका पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, और रिजल्टेंट फोर्स ही बॉडी के अंदर अल्टीमेटली क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. लेकिन
रिजल्टेंट निकालना मैथमेटिकल एक्सरसाइज के बजाय फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना ज्यादा जरूरी है कि फिजिकली जो है वहां पे क्या हो रहा है। समझ के बात को देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जो केस ले रहे हैं वो है मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बाद में वो इंक्लाइन सरफेस भी लेंगे। समझ के बात को। तो अब स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब उसमें शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे पहला केस है, मैंने ब्लॉक रख दिया है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब देखो फिजिकल सिचुएशन को समझना होगा। ये ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैंने इस पर रख दिया, मैंने और कोई फोर्स नहीं लगाया। मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो आप बताओ कि अपने आप क्या इसके राइट जाने का चांस है या लेफ्ट जाने का चांस है? आप सोचो फिजिकली। जाहिर सी बात है कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया तो अपने आप ना इसके राइट जाने का चांस है ना लेफ्ट जाने का चांस है। ठीक, तो पहली बात है इसमें ये बॉडी हमको रेस्ट में 100% दिखाई देगी। अब इस पे फोर्सेस काम कर रहे हैं क्या कुछ पहले से? हाँ, काम कर रहे हैं। जाहिर सबसे पहले क्या काम करेगा? mg काम करेगा, और mg जैसे नीचे काम करेगा तो ये बॉडी एक्चुअली क्या कर रही है? इसको प्रेस करने की कोशिश करेगी। ठीक है ना? तो ये सरफेस इसको क्या देगा? ये सरफेस इसको नॉर्मल देगा। और चूंकि ये बॉडी रेस्ट में है तो ये दोनों फोर्सेस बॉडी पे काम करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। ये बैलेंस फोर्स के फॉर्म में यूज हो जाएंगे। तो n इज इक्वल टू mg। डेफिनेटली एक्सीलरेशन का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स नहीं जो बॉडी को मोशन दी है। फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। लेकिन अगर इसी बॉडी पे, अगर मैं इसी बॉडी पे एक फोर्स लगा दूं, सपोज कर लो हॉरिजॉन्टली, तो अब चूंकि मैंने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली, तो क्या आप फिजिकली आप अंदाजा लगाओ कि क्या अगर मैंने फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाया तो इस बॉडी के ऊपर जाने का कोई चांस बना? अरे भाई, जब हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन का चांस बनेगा। तो अगर मोशन का चांस सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है तो फिर से वर्टिकल में, समझना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री पर, फिर से वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, क्योंकि सिर्फ मोशन का चांस हॉरिजॉन्टल में। नोट कर लो इस बात को। अगर मोशन का चांस सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में फिर से फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो तीन फोर्सेस को हम ऐसा नहीं कि बैठ के मैथमेटिकली जोड़ने बैठ जाएंगे, पहले हम फिजिकली देखेंगे कि होना क्या है उसमें। तो होना क्या है कि मोशन का चांस सिर्फ हॉरिजॉन्टल में है तो वर्टिकल में फोर्सेस अभी भी बैलेंस करेंगे। तो क्या होगा? n will be equal to mg। n mg से बैलेंस हो गया। अब एकदम तीन फोर्सेस थे, 1 2 3, ये दोनों क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए। तो बचा क्या? बचा सिर्फ कैपिटल F। यही बॉडी को एक्सीलरेशन देगा अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन हो जाएगा, मैं उसको h कह दूं, वही खाली एक्सीलरेशन है। h कहने से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और कितना फोर्स है? F अपॉन m। ये रहा, F बराबर m है, A बराबर F अपॉन m, दैट इज एक्सीलरेशन। इसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर बात है, कोई डाउट वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, ये हो गया आपका पहला केस। पहला केस जिसमें मैंने फोर्स बिल्कुल नहीं लगाया, उसके बाद फिर मैंने कहा मैंने हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाया। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर मैं इस ब्लॉक को रखूं वैसे ही सेम टू सेम, लेकिन मैं फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगाने के बजाय सीधा वर्टिकल में लगा दूं, तो अब यहां पे इसको ध्यान समझ लो कि अगर मैंने फोर्स को वर्टिकल में लगा दिया है तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये फोर्स जो F है, देखो सबसे पहले फोर्स कौन सा काम करेगा? mg। नॉर्मल डेवलप होता है एज पर सिचुएशन। जितना ज्यादा हम प्रेस करेंगे उतना ज्यादा नॉर्मल डेवलप होगा। नहीं प्रेसिंग हो रही है तो नॉर्मल कम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर ये F नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लॉक का कहीं भी जाने का चांस नहीं, n बराबर mg होता, नॉर्मल एग्जिस्ट करता। लेकिन अगर हम फोर्स ऊपर को लगाएं तो एक्चुअली क्या, हम इसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर इस बॉडी का वेट mg नीचे काम कर रहा है तो एक्चुअली में इस बॉडी को मुझे अगर उठा लेना है हवा में तो जो मुझे F लगाना होगा, कितना लगाना होगा? वो mg से बड़ा लगाना होगा, mg के बराबर या उससे बड़ा। mg से अगर मैं छोटा लगाऊंगा, मान लो कि 100 kg का वजन रखा तो किसी छोटे बच्चे को बोले तो नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उठाने के लिए 100 kg का मतलब हो गया 1000 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन के बराबर का फोर्स लगा के आप उसे उठा पाओगे। तो इसलिए अगर F बराबर F लेस देन mg है तो ये जमीन को नहीं छोड़ेगा, जमीन के कांटेक्ट में रहेगा और ये रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो फोर्सेस अभी भी बैलेंस करेंगे। तो लेकिन अब नॉर्मल की वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी, नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर F जो कि हमने पहले मान लिया कि लेस देन mg है, बॉडी को नहीं उठाएगा, नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे इक्विलिब्रियम की, बैलेंसिंग फोर्सेस, तो ऊपर क्या आएगा?
ऊपर होगा n, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर है n प्लस एफ और नीचे है mg, ठीक है ना। तो कैंसिल करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों को क्या कर दिया जाएगा, बराबर। इस तरीके से यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस एफ। अगर आपको इसमें न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो आप आसानी समझ जाओगे कि नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा और कितना करेगा। सेकेंड केस में अगर f जो यहाँ पे अप्लाई किया गया वो mg से बड़ा होगा तो क्या होगा, बॉडी हवा में आ जाएगी। बॉडी हवा में जैसे आएगी नॉर्मल का काम खत्म, नॉर्मल वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कांटेक्ट है ही नहीं। तो इसका मतलब होगा कि अब इस सिचुएशन में अगर इसको डायग्राम के फॉर्म बनाया जाए तो जाहिर सी बात है वो हवा में आ चुका है और mg इस पे फोर्स काम कर रहा है, f ऊपर काम कर रहा है, f mg से बड़ा है। तो अब इस पे इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी F इज इक्वल टू ma की। तो इस पे नेट फोर्स क्या माना जाएगा, नेट फोर्स F ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, F बड़ा है, तो इस पे नेट फोर्स माना जाएगा F माइनस mg, F माइनस mg। समझ गए ना, माइनस क्यों किया, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, हम तो ऐड करें लेकिन माइनस हो गए, इज इक्वल टू ma। यहां से आपको a मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं अभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, अंडरस्टूड सी बात है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर से दोनों पे ही बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। ये हवा में आ जाएगा, पूछा जाएगा नॉर्मल, आप बोलोगे डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉर्मल डजंट एग्जिस्ट। ओके, अच्छा, यहाँ पे फोर्स हमें लगा दिया हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पे फोर्स लगा दिया वर्टिकल में। तो अब मेरे पास एक केस बन के आने का चांस है कि मैं फोर्स को न हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करूं और न वर्टिकल में अप्लाई करूं, बल्कि मैं बीच में अप्लाई कर दूं कहीं हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है कि हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा F1, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा F2। कैसे आएगा, उसके लिए आपको एक छोटी सी बात सीखनी होगी। आप में से मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनको मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के हम दो कंपोनेंट करने जा रहे हैं। कंपोनेंट जो है कितने भी कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, जिधर चाहे उधर कर सकता हूं, बट द थिंग इज दैट कि मैं यहाँ पे सिर्फ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में दोनों परपेंडिकुलर होंगे और किसी और एंगल पर होंगे, वो भी है पॉसिबिलिटी, लेकिन हमारे लेवल पे नहीं है वो। तो यहाँ पे प्लीज नोट डाउन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि मुझे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकता मैं, ये फोर्स इधर एंगल पर है, mg इधर काम करेगा नॉर्मल, फिर वो एंगल के प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। उससे बचने का तरीका क्या है, कंपोनेंट हम डायरेक्टली अलग अलग डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट करना सीखें। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है, उसका मैग्नीट्यूड a है, ये सपोज कर लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हम इस वेक्टर a के दो कंपोनेंट करना चाहते हैं, एक x में और एक y में। जाहिर सी बात है ये वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, राइट। तो अब थीटा दिया जाएगा, ये एंगल थीटा दिया जाएगा, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये वेक्टर है, इस एक्सिस से थीटा दिया गया है, तो इधर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा। डायरेक्शन आपको दिख रही है, वो अलोंग x एक्सिस है। और जो y में जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है वो होगा a sin थीटा। आपको इतना ही समझना है, ज्यादा डिटेल में जाना है तो फिर वेक्टर को पूरा अलग से करना पड़ेगा। अभी उसका देखेंगे, प्लान करेंगे कि आपको कितने लोगों को उसकी जरूरत है। आप एक बार फिर से जितने लोगों को जरूरत है वेक्टर में बातचीत करने की, आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे या इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमें वेक्टर में पढ़ाना है डिटेल में, तो उसकी अलग से मैं जो है क्लासेस अरेंज करके वीडियो लेक्चर आपको दे दिया जाएगा। तो व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इधर थीटा है ना, बोलोगे इधर थीटा, इधर 90 माइनस थीटा लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं, बस खाली एक तरफ थीटा लो, उधर अंडरस्टूड है। तो इधर हो जाएगा a cos थीटा, इधर हो जाएगा a sin थीटा, राइट। तो इसीलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें बॉडी पे फोर्स ना हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करेंगे ना वर्टिकल में, बल्कि एंगल पे करेंगे, और एंगल पे करेंगे तो हम उसके दो कंपोनेंट करेंगे, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है, नोट डाउन देख लीजिए। A block of mass 3 kg is kept on a smooth horizontal surface and is pulled by a force of 20 Newton as shown। as shown मतलब बाकी चीजें डायग्राम में देखो, 30 डिग्री में फोर्स लगाया गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, अंडरस्टूड सी बात है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल ही दिया गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है।
और ये वर्टिकल लाइन है, और फोर्स दैट्स होता है कि बीच में आ गया ना, and is pulled by force of 20 Newton as shown. Find the acceleration of the block along the surface. Along the surface आपको एक्सेलेरेशन बताना है ना। अब इसमें देखना ये है कि along the surface कौन सा फोर्स है जो इसे खींचेगा। along the surface का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको जी, और पूछ रहे कि नॉर्मल फोर्स कितना लगाएगा ये ब्लॉक सरफेस पे। तो हमें देखना है कि जो इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल होगा। तो हमें देखना है कि यहाँ पे अगर मैं जी की वैल्यू को 10 मान लूं, जो कि मान सकता हूं आसानी से, तो इसका वेट नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है, 30 न्यूटन mg। तो अगर मेरा जो कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वो 30 से छोटा हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा और ये ब्लॉक हवा में ऊपर नहीं जाएगा, और इस फोर्स की वजह से वो राइट तो जाएगा खाली, यस। लेकिन अगर ये जो वर्टिकल में कंपोनेंट आएगा मेरा, इस फोर्स का कंपोनेंट, अगर वो 30 से बड़ा हुआ तो फिर ये इस फोर्स की वजह से राइट भी जाएगा और इस डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे था ऊपर भी जाएगा, और इस मोशन को हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हैं। अभी उसकी हमें मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, 2 कंपोनेंट करते हैं इस फोर्स के। क्या समझा आपको, एंगल इधर लगा हुआ है, ये क्या आ जाएगा F cos 30, तो ये हो गया 20 cos 30। 20 cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, तो ये हो गया 10 √3। जो राइट वर्ड लेके जाने वाला फोर्स वो कितना आ गया, 10 √3। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, cos 30, उधर का sin 30, 20 sin 30, 20 sin 30। sin 30 कितना होता है, 1/2, दैट इज 10 न्यूटन। ऊपर की तरफ जो फोर्स गया वो 10 न्यूटन, इसका वेट है नीचे की तरफ 30 न्यूटन। बताओ उठा पाओगे, नहीं उठा पाओगे तो इसका मतलब ये जमीन नहीं छोड़ेगा। जमीन नहीं छोड़ेगा तो नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, और मोशन का चांस किधर हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ये नहीं उठेगा। तो वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, वर्टिकल में बैलेंस करो, नॉर्मल आ जाएगा। बोलो वर्टिकल में बैलेंस करो, ये कौन सा है, नॉर्मल। ये हमारा ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, नीचे की तरफ कितना, 30 न्यूटन। क्या लिखा जाएगा, n + 10 इज इक्वल टू 30। यहां से आ गया n इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नॉर्मल एग्जिस्ट कर रहा है, ये n और n अलग अलग चीज है, ये न्यूटन है और ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। नॉर्मल आ गया, कौन सा फोर्स बचा, ये वर्टिकल में फोर्सेस क्या करके बैलेंस करके बचा कौन सा फोर्स, यही वाला फोर्स बचा है, और ये देगा मोशन किसको, ब्लॉक को। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, F = ma। कौन सा फोर्स बचा, ये वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फोर्स बचा 10 √3। तो F = ma की इक्वेशन लिखी जाएगी, तो F बराबर कितना आएगा, 10 √3। ये अनबैलेंस फोर्स है, ये बैलेंस हो गया, खत्म हो गया वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में बैलेंस, अनबैलेंस और वर्टिकल में बैलेंस, बराबर ma। m कितना, 3 * a। डेफिनेटली यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बात को नोट कर लीजिए। तो इसमें थोड़े से एप्लीकेशन और कराने हैं, और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज कराना है। तो वी नीड 1 मोर लेक्चर। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही ठीक रहेगा, और आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए। एक और लेक्चर ले लेंगे और उसके बाद फिर एक डाउट सेशन ले लेंगे, तो आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे की प्लानिंग आपको बताई जाएगी। थैंक यू।